वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एलर्जी के बारे में, जो कि हमारा 8.2.5 टॉपिक है। चैप्टर नंबर 8, क्लास 12th बायोलॉजी, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, पेज नंबर 153। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमारी एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या जब आप नए प्लेसेस पर जाते हैं तो आपको सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, वीजिंग और ये सब सिम्टम, वाटरी आइज़, रनी नोज़, ये सब सिम्टम्स आते हैं, और कुछ टाइम आने के बाद वो सब अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है कि ये सिम्टम्स आते हैं और अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी बोलती है द अबव मेंशन रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन माइट्स विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये हमारे एलर्जी की वजह से हो सकते हैं। तो एक्चुअल में एलर्जी है क्या? एनसीईआरटी से डेफिनेशन है द एग्जिजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो जो सडन रिस्पॉन्स हमारा इम्यून सिस्टम शो करता है किसी भी एंटीजन के लिए जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसे हम एलर्जी बोलते हैं। ठीक है। और वो सब्सटेंस जिसके लिए हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स आया है, इम्यून सिस्टम ने जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा है, उसे हम एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है। तो एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एलर्जेंस बोलेंगे। अब बात आती है कि इस एलर्जी के अंदर कौन सी टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो आप सिंपल एक बार एलर्जी बोल के देखिए, एलर्जी। ठीक है। तो एलर्जी में लास्ट में ई, आपको एलर्जी लास्ट में ई आपको लग रहा है, तो कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होगी? आईजीई। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो हमारे एलर्जी है वो किसकी वजह से हो सकती है। तो कॉमन एग्जांपल हैं जैसे कि माइट्स इन डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर। तो जो माइट्स होती हैं हमारी ये हमारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्पाइडर जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमारे एनिमल की बॉडी पर भी मिल सकते हैं। ठीक है। जो आपके पेट एनिमल हैं, प्लांट्स के ऊपर भी मिल सकते हैं, कारपेट, इवन योर कारपेट, उस पर भी ये मिल सकते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स तो पता ही है आपको। एनिमल डेंडर हमारे फ्लेक्स ऑफ स्किन, ड्राई स्किन जो होती है एनिमल्स की, उसे हम बोलते हैं एनिमल डेंडर। और कई लोग इसके लिए भी जो वो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें एलर्जी, कई बार आपने सुना होगा डॉग से एलर्जी है, कैट से एलर्जी है, तो एनिमल डेंडर से एक्चुअल में उन्हें एलर्जी होती है। अब इस एलर्जी के सिम्टम्स क्या हैं? एलर्जी के सिम्टम्स के अंदर हमारा आता है रनी नोज, वाटरी आइज़, स्नीजिंग, रैशेज़, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ये कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जी के। ठीक है। अब एलर्जी होती किस वजह से है? एलर्जी होती है क्योंकि हमारे केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये हमारे रिलीज़ होते हैं। अब ये केमिकल्स रिलीज़ कहाँ से होते हैं? ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं हमारे मास्ट सेल से। तो अब वर्ड आता है मास्ट सेल होती क्या है। तो बेसिकली मास्ट सेल, अगर मैं आपको बताऊं, डब्ल्यूबीसी का डिवीजन जो है वो ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड होती हैं डब्ल्यूबीसी। एक हमारी ग्रैन्युलोसाइट और एक हमारी ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट्स हमारी वो होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो जो बेसोफिल वाला पार्ट है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बेस से स्टेन होता है, इसी के अंदर हमारी मास्ट सेल आती हैं। ठीक है। अब ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन हमारी रिलीज़ करती हैं। तो आपको मास्ट सेल समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एलर्जी है, एनसीईआरटी इसके बारे में और क्या बोलती है कि अगर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है तो आप इसमें क्या क्या दे सकते हैं? एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन इसमें आप दे सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है जो ये बोलती है एनसीईआरटी कि एलर्जी डेवलप होने के कॉजेज़ क्या हैं मॉडर्न लाइफ में। तो ये बोलती है कि इंडिया की जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर जो फ्लैट में रह रहे हैं या जो पूरे इंटेंसिव केयर के अंदर रह रहे हैं बच्चे, वो बाहर नहीं निकलते, तो वो एक्सपोज नहीं हो पाते एलर्जेंस के लिए अपने जो प्राइमरी अर्ली लाइफ है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाती। और जब इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाएगी, आप मान लीजिए पहली बार उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो जब सेकेंड टाइम मेमोरी कैसे डेवलप होगी? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बर्थ के बाद, वो प्राइमरली सिर्फ हमारी किस पे काम करती है? मेमोरी बेस्ड काम करती है वो। तो अगर आप उसे प्रोवाइड करेंगे ही नहीं मेमोरी, तो वो कैसे आपको जो अच्छा रिस्पॉन्स कैसे दे पाएगी? तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप देखना रोक सकते हैं वीडियो को, क्योंकि 12th के हिसाब से इतना काफ़ी है
इसके बाद में और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो आप वीडियो कंटिन्यू करें। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कुछ एग्जांपल एलर्जी के। तो सबसे पहला आता है हमारा ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर ये हमारा लंग्स में होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये हमारा बेसिकली होता है। इसके अंदर क्या होता है, डस्ट जब एंटर करती है, ठीक है, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, ब्रोंक्योल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है, स्पाज्म का मतलब होता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी टाइम तक सस्टेन रहे, उसे हम स्पाज्म बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है। डायमीटर रिड्यूस होने की वजह से जो एयर है वो कम पास होती है और सफोकेशन इंसान जो है वो फील करता है। इसके अंदर हमारी विजिंग की जो आवाज़, कभी आपने देखा होगा अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसकी विजिंग, वो सांस ऐसे लेता है जैसे विजिंग की आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। फिर सेकंड हमारा पार्ट आता है इसके अंदर हे फीवर। हे फीवर के अंदर ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है और ये पॉलन ग्रेन्स की वजह से होता है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं मेनली। पहली होती है हमारी रिनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और स्नीजिंग। रिनाइटिस में हमारा नोज़ इन्फ्लामेशन होता है, कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमारा कंजक्टिवा जो होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके अंदर, और स्नीजिंग तो आपको पता ही है। स्नीजिंग के साथ साथ वाटरी आइज, रनिंग नोज और रैशेज भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है वो है एनाफाइलेटिक शॉक या एनाफाइलेक्सिस। इसके अंदर हमारा क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोग एंटीबायोटिक, जो कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, कई से लोग जो हैं वो फूड्स को लेकर भी वो सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी फूड्स को लेकर वो सेंसिटिव होते हैं। तो इसके अंदर अगर वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए जिसके लिए वो सेंसिटिव हैं, तो क्या होता है, मास्ट सेल या फिर बेसोफिल सेल क्या करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे, और हिस्टामिन एक वैसोडायलेटर है, वैसोडायलेशन करा देगा, वस्कुलर परमिबिलिटी करा देगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाएगा और सीवियर केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एपिनेफ्रिन देते हैं या फिर एड्रेनलिन। और आपको पता है कि ये एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से हमारा रिलीज़ होता है, मेडुला से, और जब हम इसे आर्टिफिशियली देते हैं तो इसमें क्या करता है, ये हार्ट रेट बढ़ा देता है, बीपी इंक्रीज़ कर देता है और पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने एलर्जी को डिस्कस करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।